विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, बसंत भाव, पाठ 8, शाम एक किसान। ये आपकी किताब है और इसमें ये चित्र दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चित्र है। चित्र के माध्यम से इसको जो है बताने का प्रयास किया है कि शाम एक किसान किस अवस्था में जो है, कैसी दशा में जो है दिखाई देता है। प्रकृति का एक वर्णन है। तो आइए जो है हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि की इस रचना को देखते हैं कि प्रकृति का इन्होंने कैसे चित्रण किया है कि वातावरण में जो चीजें होती हैं हमको जो है विभिन्न रूप में दिखाई देती हैं। आप लोगों ने ऐसे कभी कभी अंदाजा किया होगा, छत के ऊपर या गली सड़कों से जो है आकाश की ओर देखा होगा। कपासी जो बादल हैं अलग अलग रूप में कभी कभी हमको दिखाई देते हैं। कभी आकाश में ऐसा लगता है कि घोड़ा भाग रहा है, इधर हाथी है या उधर महल है। ये जो बादल है अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं और हमको ऐसा प्रतीत होता है, फिर एक पल में जो है वो मिट जाते हैं। वैसे जो है कवि को प्रकृति में क्या दिखाई देता है, उन चीजों को जो है आइए इस कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर, ये शब्द आता है साफा। साफा में से होता है पगड़ी। हम ऊपर में जो बांधे रहते हैं ना पग, वो जो होता है पगड़ी। तो आकाश का साफा बांधकर, कहने का मतलब यह है, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि पगड़ी हम किस चीज का बांधते हैं। कॉटन का कोई कपड़ा होता है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर का, उसका। लेकिन यहाँ पर जो किसका पगड़ी बता रहे हैं, आकाश का। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो है आकाश का पगड़ी बांधा हुआ है। अब उस पगड़ी को बांधा कौन है, ये हम देख रहे हैं। सूरज की चिलम खींचता, जो भी है वो आकाश का पगड़ी बांधा है और सूरज का चिलम खींचता। चिलम आप जानते हैं, एक प्रकार से मिट्टी का बना हुआ होता है जिसको जो है कुम्हार पका करके बनाता है। और जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसी प्रकार जो है उस चिलम के पात्र में गांजा वगैरह डाल करके ऊपर में आग लगाते हैं और उसको जो है कस खींचते हैं, पीते हैं, फिर धुआं छोड़ते हैं। ये है एक प्रकार से जो है स्मोकिंग का जो है एक पात्र है जिसे हम चिलम कहते हैं और उसमें तंबाकू की जगह गांजा का प्रयोग होता है। तो सूरज की चिलम खींचता, अर्थात पगड़ी किसका लगाया हुआ है, आकाश का, और चिलम किसको बनाया है हमने, सूरज का। आप जानते हैं कि चिलम जो है होता है उसके ऊपर की ओर जो है आग, जब उसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ऊपर से जो है आग उसका जो है थोड़ा सा जलने लगता है, धधकने लगता है, लाल लाल दिखाई देता है। तो सूरज जो लाल दिखता है वो उसका चिलम है। बैठा है पहाड़, अर्थात जो पहाड़ है वह जो है सूरज का चिलम बना लिया है और आकाश को जो है पगड़ी। ये ऐसे दूर से कवि को लग रहा है कि जो दूर में पहाड़ दिख रहा है वो आकाश का पगड़ी बनाया हुआ है और सूरज को चिलम समझ करके कस खींच रहा है। फिर घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और घुटनों पर पैर के पास जो है चादर पड़ा हो ऐसा दिख रहा है। और है क्या वो, नदी। कलकल छल छल बहते हुए जो नदी है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ के पैर के पास जो है कोई चादर पड़ा हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास ही में, अर्थात उस पहाड़ के पास ही में क्या है, दहक रही है। दहकना मतलब जलना या धधकना। क्या चीज, पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी आप सभी जानते हैं कि ऐसा लकड़ी होता है जिसका सामने वाला हिस्सा जो है जलते रहता है, तो हम उसको जो है अंगीठी कहते हैं। अब उस अंगीठी में आप देखेंगे अंगार भी होता है और कुछ जो जला हुआ हिस्सा रहता है वो काला काला भी होता है। तो आपने यहाँ पर देखा पलाश, ये पलाश का जो पौधा होता है जिसे आप जो है छत्तीसगढ़ में परसा भी कहते हैं, एमपी में कहीं कहीं पर उसको जो है चूल्हा भी कहते हैं, या फिर साहित्य की भाषा में टेसू भी कहते हैं। अलग अलग उसका जो है अलग अलग नाम है, इसका पर्यायवाची है।
तो इसकी खास विशेषता ये होती है कि बसंत ऋतु के आते ही जो है इसमें पुष्प जो लगते हैं, तो पुष्प लगता है तो पहले जो कली के रूप में रहती है वो एकदम कोयले की तरह जो है काला होता है, और जब पुष्प खिलता है तो धधकते हुए आग के समान लाल। तो इस तरह से जो है कवि को वो क्या दिखाई देता है कि काला मतलब कोयला, लाल जो उसका रंग हुआ वो धधकता हुआ आग। तो पास ही धधक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात उस पहाड़ के पास में जो है जंगल जैसा जो है बहुत सारे जो है घनी झाड़ी होंगे, पेड़ होंगे, पलाश के या परसा के पेड़ होंगे, उसमें जो है फूल लगा हुआ होगा, वह दिखाई दे रहा है किसके जैसे, जैसे कोई जलती हुई अंगीठी है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और ये वातावरण, ये जो समय है वो शाम का होगा, ढलते शाम का होगा, सूरज डूबने वाला होगा, तभी वो एकदम लाल दिख रहा है पश्चिम दिशा में। तो कवि ये कहता है सर्वेश्वर का सक्सेना जी की पूर्व में अर्थात उसके विपरीत दिशा, पश्चिम दिशा के विपरीत दिशा, पश्चिम में क्या है, सूर्य है, डूबने वाला है, लाल दिख रहा है। तो अंधकार दूर पूर्व में, पूर्व दिशा में जो है अंधकार सा हो गया होगा, और वो अंधकार क्या, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा मतलब समूह या झुंड जिसे आप कहते हैं, ग्रुप। ग्रुप में जो है बहुत सारे जब भेड़ बैठे रहते हैं तब कैसे दिखाई देता है, कोई भेड़ जो है सफेद है, कोई काला है, ऊपर में रुई जैसा सा रखता है, कपास जैसा। तो पूर्व दिशा में भी वैसे ही जो है जो आकाश है वह जो है कैसे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे भेड़ों का झुंड एक साथ बैठा हो, क्योंकि आकाश के बादल कुछ काले और कुछ सफेद कपास जैसे होंगे, है ना, फूला हुआ ऊपर में गुब्बारा जैसा। तो इसलिए कवि कहता है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा मतलब इकट्ठा पास पास बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अर्थात भेड़ों के समूह जैसा जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पंक्ति में हमने क्या देखा कि वातावरण में कैसा है, प्रकृति में एक पहाड़ है, वो जो है ऐसे दिख रहा है, पहाड़ को देखते हैं, एक पहाड़ है काला काला, वो किसी आदमी जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर आकाश है, तो ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ व्यक्ति, पहाड़ के व्यक्ति आकाश का जो है पगड़ी बांधा हुआ है। फिर उसी दिशा में, पश्चिम दिशा में जो है हमको सूर्य डूबता हुआ लाल लाल दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जो है, पहाड़ के व्यक्ति चिलम पी रहा है ना, गांजा पी रहा है उस चिलम के माध्यम से। फिर ऐसा दिखता है पास में जो घनी झाड़ी है पलाश की, परसा की, वो धधकते हुए जो है या दहकते हुए अंगीठी हो जिसमें आग हो, और साथ ही साथ पूर्व दिशा में जो है अंधेरा छा गया। जब पश्चिम में डूबने वाला रहता है सूर्य तो निश्चित रूप से जो है पूर्व दिशा में जो है पहले अंधेरा छाएगा, तो अंधेरा छा रहा है, तो वहां पर जो आकाशीय बादल है वो भेड़ों के समूह के जैसे दिखाई देते हैं। अगला पंक्ति में देखते हैं, अचानक बोला मोर। ऐसे में जो है अचानक एकाएक जो है शाम के समय पे जो है मोर की आवाज आती है। कैसे, जैसे किसी ने आवाज दी हो, ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति जो है आवाज दे रहा हो। शांत जो है वातावरण है शाम का समय, उसमें मोर की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी हो, पुकारा हो। सुनते हो, मोर की आवाज हमको ऐसा लगा जैसे कोई बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और फिर क्या हुआ, उस मोर के बोली के साथ ही जो है दिन डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। उस घटना को कवि जो है कैसे बताते हैं कि चिलम औंधी, चिलम जब ऐसे खड़ा रहता है तब क्या होता है, खींचते हैं कस, ऊपर में जो है आग जो रहती है वो जलते हुए रहती है, लाल लाल दिखता है। लेकिन उसको ऐसे पलट दोगे तब क्या होगा, वो जो जलता हुआ आग जो है वो बुझ के राख हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ भी जो है चिलम औंधी मतलब सूर्य जो है डूब गया। धुआं उठा, धुआं उठना का मतलब यह है कि चारों ओर जो है जिस प्रकार चिलम को ऐसे पलटते हैं तो आग बुझने के बाद जो वहां धुआं उठता है, वैसे ही जो है इस पश्चिम दिशा में सूर्य डूबने के बाद जो है काला काला धुआं सा दिखाई देने लगता है। सूरज डूबा और सूर्य जो है डूब गया, अंधेरा छा गया, और इस तरह से जो है वातावरण में अंधेरा छा जाता है। ये कवि जो है शाम के समय जो है प्राकृतिक वातावरण को बताने का जो है प्रयास करता है, प्रकृति का सुंदर चित्र खींचता है कि कैसे जो है एक पहाड़ व्यक्ति के समान है और ऊपर उसके जो
जो आकाश है ऐसा लग रहा है सिर में पगड़ी है, और सूरज जो डूब रहा है वह जो है ऐसा लग रहा है व्यक्ति चिलम पी रहा है। पास में जो है नदी बह रही है, वो ऐसा लग रहा है कि उसके घुटनों के पास जो है कोई चादर पड़ी हो। ये सारी घटनाएं जो है हमको जो है प्रकृति में है, बस ये कल्पना है, और इस माध्यम से जो है उन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्र बताने का प्रयास किया है, जिसमें जो है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी सफल रहते हैं। और इस तरह से जो है पाठ 8 शाम एक किसान, वो पहाड़ जो किसान के जैसा दिखता है, ये पहाड़ जो है समाप्त हो गया। धन्यवाद।